आज का इंटरव्यू होने वाला है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद आकिब का। राजनीतिक पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हो गए जी या फिर नीतीश कुमार जी हो गए या फिर अन्य जो हो गए, जो भी हो गए, वो तो जनता का वोट लेके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। क्या जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं वो बीजेपी से हाथ नहीं उठाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो हमारा बीएसपी आपको वोट काटेगी। बिल्कुल किन कठिन सवालों पर डॉक्टर मोहम्मद आकिब को पीना पड़ा पानी? लगेंगे। तो ये क्या तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी इनके पुत्र होंगे या फिर जो भी होंगे, परिवारवादी पार्टी जो आजाद समाज पार्टी नहीं है, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, मोदी जी या राहुल गांधी? मजा आता है, आपको एक टॉनिक लेते हैं। जानने के लिए पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपसे लोग का दोस्त सोहन सिंह बोल रहा हूँ। और देखिए, बहुत दिनों के बाद में हम जो है किसी तरह का पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो अभी जो है जैसे इंस्टाग्राम पे अभी किसी भी सोशल मीडिया पे वायरल रहता है, हम तीन भाई तीनों तबाही। इस रील को रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए तीन ऐसे ही दोस्तों की जोड़ी, सतीश कुमार जी, विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी, इन तीनों लोगों ने जो है मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था भीम आर्मी। और आज उन्हीं की पार्टी के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद अकीब जी हैं, जो कि भीम आर्मी में जो है राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। तो सर, आपका स्वागत हमारे नए चैनल में। आपसे हम जो है 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे जो चुनाव में है, और आप अभी सिद्धार्थनगर में मौजूद हैं। जी तो आपके जो सिद्धार्थनगर में जी आप सिद्धार्थनगर की जनता से चुनाव के माहौल में क्या कहना चाहेंगे? अभी आज आपका क्या माहौल है चुनाव का? सिद्धार्थनगर ये डुमरियागंज लोकसभा पड़ता है के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हमारे अधिकृत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी काशीराम से पिछड़े समाज से मजबूत आवाज किसान कामेरों के बेटे चौधरी अमर सिंह जी हैं, जो कि पूर्व विधायक भी रहे शोहरतगढ़ से। और पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी ने फैसला लिया भाई के निर्देश पे कि इनको यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाए। यहाँ पे लड़ाई हम बहुजन बनाम और अदर में कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रत्याशी घर के हैं, बाकी सब बाहरी हैं। यहाँ पे ये प्रत्याशी विधायक रहते हुए अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत क्षेत्र का विकास किया, लोगों में स्वाभिमान पैदा किया, लोगों के लिए लड़े, उनके लिए 24 घंटा हर समय हर जगह खड़े रहे। बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित चेहरा यहाँ के हैं चौधरी अमर सिंह जी, जिनको पार्टी ने यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जिनका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग भी यहाँ पे लगे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी परसों से यहाँ पे लगे हुए हैं, जगह जगह पे नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और जिस हिसाब से हमें अपार समर्थन और प्यार, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि कल हम लोग रात में 3-4 बजे तक आए मीटिंगों से जी। तो जिस हिसाब से जनता प्यार और समर्थन अपना दे रही है, तो अवश्य ही जब यहाँ पे मतदान होगा 25 मई को, तो हमें आशा और उम्मीद है कि जनता की तरफ से हमें केतली चुनाव चिन्ह पे भरपूर समर्थन मिलेगा और यहाँ से एक अच्छी आवाज, एक पिछड़ों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति उस संसद का सदस्य बनेगा। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा है यहाँ पे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बाढ़ यहाँ का एक प्रमुख मुद्दा है जी। यहाँ पे कोई ऐसी अभी तक, ये बुद्ध जी की धरती है जहाँ पे उनका राजपाट रहा है, ये कपिल वस्तु, ये सिद्धार्थनगर उनके नाम से जाना जाता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनके नाम से महका जाता है। यहाँ का काला नमक मशहूर है जी। ये ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में ये इसको एक विशेष जिले का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि सरकारें हमारी विचारधारा के, हमारे लोगों की विचारधारा के विपरीत आज तक रही हैं, तो उन्होंने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया। रोडें आप देखेंगे खस्ता हाल है, गड्ढे में सड़क में गड्ढा है, पता नहीं चलता है। स्वास्थ्य के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे अगर कोई किसी को बीमारी गंभीर हो जाती है तो कोई भी यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी, एक आम आदमी, गरीब आदमी कम पैसों में अपना इलाज करा पाए और वो स्वस्थ हो पाए। शिक्षा का भी स्तर इतना वो है, ठीक नहीं है कि आदमी यहाँ पे जो है पढ़ लिख के या कुछ भी आगे बढ़ पाए। यहाँ का अगर आप आकलन करेंगे, जो वोटिंग परसेंटेज होता है उससे जो पिछले कई
सालों का जो हमारा आंकड़ा है, अभी हम देख रहे थे कल परसों, कि यहाँ पे ज़्यादातर आबादी कहीं मुंबई रहती है कमाने के चक्कर में, दिल्ली रहती है, कहीं सऊदी रहती है, कहीं नोएडा रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है। यहाँ पे 3 बार के हमारे अभी एनडीए के रहे जो सांसद रहे, उनके भी शासनकाल में, उनके भी कार्यकाल में यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं सुनिश्चित की गई कि यहाँ पे सबको जो है समान अवसर प्राप्त हो, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो, काम रोजगार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र के उसमें अच्छा अवसर प्राप्त हो। तो ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है। तो उसी के बदलाव के लिए हम लोग जैसे कि संघर्ष अभी तक सड़कों पे कर रहे थे, लेकिन अब ये संघर्ष हम लोग संसद में ले जाएंगे, क्योंकि असली हाँ, ये राजनीति के जरिए हम लोग ये संघर्ष संसद में ले जाएंगे। जो कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई आपको अगर अपना हक और अधिकार अगर प्राप्त करना है तो आपको उस संसद में, उस संगठित विधायिका में, उसमें पहुंचना पड़ेगा, जहां से आपके नीति निर्धारित होते हैं, जहां से आप अपनी आवाज उठाकर अपने लोगों के लिए आप विकास के कार्य करा सकते हैं, जहां से उनके लिए अवसर ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को उस विधायिका में पहुंचना होगा, उस संसद प्रणाली में पहुंचना होगा जहां से सरकारें हिलती हैं। तो वहां से आवाज उठेगी तो पूरी दुनिया देखेगी, तो लोगों को मजबूरन हम लोगों को अवसर प्रदान करना पड़ेगा। जी। तो अभी जो पूर्व विधायक हैं, जिनकी पार्टी मतलब जो आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं, सोरठगढ़ में जो रोड है जहाँ से रेलवे जाती है जी, और वहाँ पे ही एक महाविद्यालय भी है, उसका रोड इतना खराब है, तो आपकी पार्टी उस पर ध्यान देगी कि नहीं देगी? देखिए वहाँ पे वो सरकारी तो अस्पताल भी है, पुलिस वाले भी वहीं पे रहते हैं, मैं इतनी खराब है कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। ये इसीलिए हम इस व्यवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष अभी तक हम लोग को ये लगता था कि हम लोग थाने, पुलिस या उन सब जगहों पे जाके न्याय दिला सकते हैं, लेकिन नहीं। असल में सत्य ये है कि जब तक हम लोग शासन प्रशासन या उसमें नहीं आएंगे, जब तक हमारे लोग विधायक बन के, सांसद बन के उस व्यवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये सड़क या शिक्षा या स्वास्थ्य या चिकित्सा या रोजगार, ये सब समस्याओं को हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको उसमें आना पड़ेगा। तो हम अपने जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी चंद्रशेखर भाई जी के नेतृत्व में इस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग उन सबको जोड़ेंगे। और जो ये इलेक्शन है, जो ये चुनाव है, ये चौधरी अमर सिंह जी ठीक ठाक वोटों से, बढ़िया वोटों से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। आप आश्वासन देते हैं कि वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी वो सही हो जाएंगी? जी, आश्वासन नहीं है, ये है कि अब जनता ने अगर हमें समर्थन दिया, हमको कुर्सी पे बैठाया, तो ये आश्वासन नहीं है, ये वचन है जी। कि हम करके दिखाएंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने वचनों से जो है बहुत ज्यादा मुकर जाती हैं। जितनी भी दलित राजनीतिक पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, जी, या फिर नीतीश कुमार जी हो गए, या फिर अन्य जो भी हो गए, वो तो जनता का वोट लेके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं और सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये एक वैचारिक लड़ाई है, जी। और विगत 10 सालों से जिस तरह से हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, और जिस तरह से उनका नाम पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में टाइम्स मैगजीन में भी उनका नाम आ चुका है। जी जी, 2021। हाँ, तो वो उनके संघर्षों के बलबूते आया है। तो अगर हम लोग समझौता करने वाले लोग होते, तो आज हम लोग 1-2 सीटों पे अपने हिसाब से अपना एक दल बल के साथ मजबूती नहीं कर रहे होते। हम लोग समझौता करके हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग विचारों से समझौता नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी एकदम तटस्थ हैं। बाबा साहब का, काशीराम साहब का मिशन लेके चल रहे हैं, पूरा कैडराइज हैं, और आने वाले समय में आपको भी दिखेगा कि हम लोग एक यहाँ पे ये जो विचारधारा है, इसको बढ़ाते हुए, इसको फलते फूलते हुए आप लोग देखेंगे पूरे देश में फैलेगा, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में यहाँ के दलित, पिछड़े, मुसलमान अपना हक और अधिकार पूर्णतः प्राप्त करेंगे, और आने वाला समय बहुत हमारा भविष्य सुनहरा होगा। तो अभी थोड़ा वर्तमान की राजनीति पे देखते हैं। अभी जो है लीकर स्कैम के केस में केजरीवाल जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अभी अंतरिम बेल मिल चुकी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, उनको किस आधार पर जमानत दिया, कैसे दिया, तो उसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि ये सत्ता राजनीति, ये ऐसा चीज जो है लोगों ने बना दी है, इसका इतना दुरुपयोग कर दिया है कि राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी किसी को भी कहीं भी कुछ डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें
अब यही है कि आने वाले वक्त में देखिए क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होता। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे भी हमला हुआ था, जी। तो उनका क्या मतलब केस का क्या अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में तो ये है भी, जहाँ तक मैंने सुना था कि उन लोगों की ज़मानत हो चुकी है। जी। जी। तो अब पुलिस है, प्रशासन, शासन प्रशासन के रहते हुए, किस इंटेलिजेंस के पे शक रहते हुए, और आपका शक किस पे जाता है? देखिए हमारा शक उस पे है जो हमारा विरोधी, विचारों का विरोधी है। जो हमारे विचारों, जो बाबा साहब काशीराम साहब का के विचारों का विरोधी है, जो भाई के संघर्ष का विरोधी है, जो भाई जो लोगों में एक एकता जोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान या दलित पिछड़े मुसलमान सबको, इन लोग को जोड़ के जो चल रहे, जितने भी शोषित वंचित जो हमारे गरीब पिछड़ा कमेरा समाज, ये जो इन सबको एक इकट्ठा करके जो जोड़ रहे हैं, वो उन सब के जो है विरोधी है, उन्हीं पे शक है। अब उनमें से बहुत से लोग हो सकते हैं, कौन सा सब, ये तो एक जांच का विषय है। अब हमारे शासन सत्ता सरकार तो है नहीं, और हमें इस सरकार से भी ये उम्मीद नहीं है कि वो निष्पक्षता पूर्ण जो है इसमें वो जांच कर पाएंगे। लेकिन इसी तो सरकार ने ही चंद्रशेखर जी को जो है जब रासुका लगी थी तो इन्होंने ही छोड़ा था, इसी सरकार ने छोड़ा था, आप इस पर क्या कहेंगे? ये कोर्ट ने छोड़ा था, ऐसा तो कहा न्यायालय ने जाता है छोड़ा कि था। ये सरकार कैसे ने। छोड़, ये अगर अगर ये इनके छोड़ने का अधिकार होता तो ये हमको पकड़ते नहीं। अगर इनका इनकी मंशा होती तो ये तो हमको पकड़ के जेल में इसलिए डाले थे कि ताकि हमको वहां पे रख सकें। और एनएसएस ऐसा कानून उन्होंने लगाया था जैसे लग रहा था कि हम लोग विदेश देश में जाके जी कुछ जी। वो करते हैं। यहाँ तो अगर अपने हक और अधिकारों की आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपके ऊपर क्रॉसका लगेगी। ये तो हमेशा होता आया है कि जी अगर आप आवाज उठाएंगे, आप अगर एक गरीब पिछड़े समाज से आते हैं और किसी सामने अगर आप आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो वो आदमी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ठीक है, ये एक लड़ाई भी हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग भी सत्ता शासन प्रशासन में आएंगे। हम लोग इस चीज का जवाब अपने वोटों से अपने लोगों को इकट्ठा करके देंगे। अभी एक पत्रकार थे, उन पर भी एनएसए लगा था, त्रिपुरारी उनका नाम था मनीष कश्यप जी। हम्म। तो अभी वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, नई पार्टी बनाए थे। हम्म। अगर वो निर्दलीय लड़ते तो एक पत्रकार, अभी एक और पत्रकार, दलित पत्रकार, नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं शंभूनाथ जी, हम्म। वो भी बीएसपी से लड़ रहे हैं। तो ये जो पत्रकार है, जब वो राजनीति में जाते हैं तो क्या जो सरकार रहती है उससे सही से सवाल पूछ पाएंगे? देखिए, अब ये संविधान ने सबको, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को उसका एक संवैधानिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। वो किसी भी पोस्ट पर है, किसी भी पद पे रहे। ठीक है, एक डॉक्टर भी लड़ सकता है, एक इंजीनियर भी लड़ सकता है। हाँ, ये है कि वो सरकारी सेवा में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो प्राइवेट कुछ ऐसा कर रहा है तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो इसके बारे में मैं हस्तक्षेप क्यों करूँ? अब वो सवाल नहीं पूछना या नहीं पूछना, वो तो आगे चीज़ का विषय है कि उनका कितना ज़मीर रहेगा, या अगर अपना वो प्रोफ़ेशन इसमें चुनते हैं कि उसमें चुनते हैं। वे तो या तो एक क्विट करेंगे तो दूसरे में जाएँगे। जी जी। हाँ, तो अगर वो पत्रकारिता छोड़ लोकतंत्र का कर, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, तो लेकिन आपको क्या लगता है तो जो चौथा मीडिया? स्तंभ छोड़ के तीसरे स्तंभ में जा रहे हैं। 4 स्तंभ जी में जी। कार्यपालिका भी आता है, विधायिका होता है। अब वो तीसरे स्तंभ में जा रहे हैं, वहाँ भी उनका स्वागत है, हम लोग की तरफ से भी है। अगर वहाँ पे अच्छा काम करेंगे तो और अच्छी बात है। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो खेल जगत में रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपनी प्रतिभा वहाँ पे भी साबित किया है। बहुत ऐसे लोग रहे हैं उसमें किया है। अलग-अलग क्षेत्रों से लोग राज्यसभा में, एमएलसी में, इन सब जगहों पे नॉमिनेट होते आए हैं। तो उन लोगों ने भी अपने-अपने क्षेत्र से निकल के भी यहाँ सामाजिक कार्य किए हैं। तो अभी ऐसा कुछ कहना जल्दबाजी, और फिर किसी के बारे में हम टिप्पणी करके क्या करेंगे अभी? लेकिन जो वर्तमान की मीडिया है, जिसे बहुत से लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, हम्म। आपका इस पर क्या विचार है? क्या ये हमारे जो जनता है उसका आवाज रख पाती है सरकार के सामने? अभी मणिपुर का जो घटना हुआ था। देखिए, मीडिया का कार्य जो है, जिसका परिभाषा ये होता है मीडिया का कि वो सही बातों को दिखाए, जी चाहे वो जनता के पक्ष में हो, चाहे जनता के खिलाफ हो, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे सरकार के पक्ष में, जो भी सही बात है। अगर सरकार सही काम कर रही है तो सही चीज दिखाए, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। सरकार गलत काम कहीं कर रही है, कुछ गलत अपना अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, तो उसको भी दिखाए। तो ये अब लेकिन मीडिया पे इतना अंकुश, कहीं ना कहीं जैसे कि ये सरकार चल रही है, तो जिस हिसाब से उन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं, लोगों को डरा धमका के, लोगों को उनके अधिकार, उनके अधिकार क्षेत्र में वो बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये तो एक सोचनीय विषय है, और ये लोगों को भी सोचना चाहिए, जो हमारे, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं कि भाई जी गोदी मीडिया या फलाना जो भी कह रहे हैं, उन लोग को भी सोचना चाहिए कि अगर जर्नलिज्म या पत्रकारिता कर रहे हैं तो लोग भी अपना एक मर्यादा रखें, और जो उनका कार्य था सवाल पूछने का, वो अपना जारी रखें। हाँ, कहीं दबाव में हो, कुछ प्रेशर में हो, तो हम जैसे लोग हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वहाँ पे आप सहयोग सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। हम लोग ये है, कह सकते हैं कि हम लोग पूरा
समर्थन के साथ, दलबल के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो। अभी इंडिया गठबंधन में जो है चंद्रशेखर जी गए थे, तो आप वहाँ पे बात क्यों नहीं बनी? इंडिया गठबंधन में गए नहीं थे, ये था कि उनको मंशा बुलाया था। गया था जी। नहीं, बुलाया भी नहीं, कहाँ बुलाया गया था, कौन कहा? अखिलेश यादव जी से बात हुई थी देखिए, एक वार्ता, एक टीम होती है हर पार्टी में, जी। ठीक है, वो वार्ता करती है वहाँ की सेकंड लीडरशिप के साथ, बात करती है, वो सब करती है। बाकी कुछ बात कभी-कभी ऐसे भी राजनीति होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपस में बात कर सकते हैं, कोई ऐसा मनाही तो है नहीं। नहीं, और अच्छी चीज़ों के लिए अगर हम मान लीजिए वार्ता कर भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस जिस तरह से देश इस संकट में झेल रहा है, और वहाँ पे अगर कोई एक गठबंधन बन के और सामने वाली ताकत जो कि अत्याचार, तानाशाही का एक पर्याय बन चुकी है, अगर उसको हटाने के लिए सब एक जगह एकजुट होना चाह रहे हैं, तो हमारा भी प्रयास था कि उसमें हम भी अपना सहयोग करें और हमसे वो सहयोग लें। वो भी हमारा करें, हम भी एक सहयोग लें। तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर लेकिन पे, बात क्यों नहीं बनी? अब एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे हमने एक टिकट से मांगा था कि भाई एक सीट पे हमसे ले लो, बाकी जितने भी देश में पूरी सीटें आप हमसे मेहनत करो, बस ये भाजपा रुकनी चाहिए। अब वो बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि कोई भी गरीब पिछड़े समाज के बेटे को आगे नहीं आने देना चाहता है। जी, कोई भी ये नहीं चाहता है कि ये लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पे एक एक छतरी के नीचे शोषित वंचित समाज आ रहा है, गरीब पिछड़ा समाज आ रहा है, किसान कमेरा आ रहा है, दलित पिछड़े मुसलमान आ रहे हैं, आदिवासी भाई आ रहे हैं, तो इनको इनकी एकता को एक होने से रोका जाए। जी। तो यही चीज़ें वजह हो सकती हैं, और क्या वजह हो सकती है? जैसे ही चंद्रशेखर जी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिलती है, हुँ, वैसे ही एक बयान आता है हुँ। कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब हम आपसे एक पेपर पे लिखा रहे हैं कि अगर आप इस पे साइन करोगे, आपको, मैं आऊँ आपके पास और मैं बोलूँ कि हमारी तरफ से एलआईयू की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि सर आपके ऊपर जान का खतरा है। जी, अभी गोली थ्रेट भी चली थी। थ्रेट लेवल आप पे हाई है, ये है वो। और हम आपसे एक पेज लेके आए, उस पे आपसे बोल रहे हैं कि इस पे आपको अगर सुरक्षा नहीं चाहिए तो आप इस पे साइन कर दीजिए। लेकिन साइन करने के बाद साइन करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद, फिर ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि आपके साथ कोई भी घटना होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो उसमें सरकार या प्रशासन की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। जी, हाँ, और अगर आप चाहते हैं सुरक्षा हो, तो आप सुरक्षा आप ले लीजिए, आपको जान खतरा, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में? हम लोग यही करेंगे ना, भाई ठीक है, आप सुरक्षा दे दो। अगर हम साइन कर दें कि हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, कल को कोई हमला करवा सकते हैं, कह देंगे देखिए आपने लिख के दिया है। जी, तो ये, और मेन चीज़, जब सुरक्षा टीम बनी है, यहाँ पे हर एक नेता को सुरक्षा मिल सकती है। छोटा नेता या बड़ा नेता जिसको भी ये सुरक्षा का मानक ये है कि अगर एक आम आदमी को भी जान का खतरा है, तो उसको भी सुरक्षा दी जाए। ये भी है जी, ना? जी, जी, और इतने सालों से हम लोग भी कोशिश कर रहे थे भाई कि भाई को जब ये हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से सरकारें चलती हैं, इनकी सुरक्षा एजेंसियाँ चलती हैं, उनको तनख्वाहें जाती हैं, तो क्या हमें इतना अधिकार नहीं है कि हम अपने एक चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए सुरक्षा की माँग कर सकते हैं या उनके लिए सुरक्षा हो सकती है? इसमें सवाल उठना चाहिए। जी, जी। ये तो लेकिन कोई बी किसी टीम का होने खैरात या किसी का तो है नहीं सुरक्षा। जी, यहाँ पे अगर ये समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर सब समाज को एक कर रहे हैं, जितने भी गरीब पिछड़े समाज हैं, उनको सबको एक करके चल रहे हैं, तो ऐसे एक नेता को जिसका नाम भी टाइम्स मैगज़ीन में आ चुका हो, जिसके ऊपर गोली चल चुकी हो, अब उसको अगर सरकार या एजेंसी रिकमेंड करे सुरक्षा के लिए, तो इसमें सवाल उठने की बात क्या है? सुरक्षा से ए टीम, बी टीम, सी टीम, बी डी टीम, 10 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर ए टीम, बी टीम या सी टीम बनना होता, तो अब तक बन चुके होते। हम लोग संघर्षों से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। काशीराम साहब कहते थे, जिससे आपने सहारा लिया उसका इशारा मानना पड़ेगा। जी, तो हम लोग उसमें से हैं नहीं कि हम लोग सहारा किसी का लें। हम लोग अपने बलबूते, अपने संघर्ष के बलबूते, आप देख सकते हैं, परसों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, बिना किसी उसके हर जगह जा रहे हैं। एक जी, साधारण आम जनता की तरह लोगों के बीच में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जब तक राजनीतिक हैसियत नहीं बनेगी और जिस दल का बल नहीं होगा, उसके लोग सताए जाएँगे, मारे जाएँगे, उनके बहन-बेटियों के साथ अत्याचार होगा, रेप होगा। तो हम लोग को शासन सत्ता में आना इसलिए आवश्यक है, और ये सपना कोई एक हमारा सपना नहीं है, ये हमारे बाबा साहब काशीराम साहब का सपना है, हमारे बहुजन महापुरुषों का सपना है। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भाई का साक्षात्कार हुआ था चंद्रशेखर जी का, तो वो भाई उनको जो है बड़ा भाई मान के भावुक हो गए थे। हुँ, पहले बड़ा भाई जो है करके वो भावुक हो गए थे। हुँ, हुँ, तो ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे थे कि मैं बीजेपी में कभी भी नहीं जाऊंगा, और वो आज उन्हीं के साथ जो है जाके हाथ मिला लिए हैं। तो आप ऐसे क्या गारंटी देते हैं कि वो बड़ा भाई होने के नाते, जो बड़े भाई के नक्शे कदम पे ये छोटे भाई चंद्रशेखर जी नहीं जाएंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि क्या जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए 22 के चुनाव में भाई भावुक इसलिए हुए थे, जी वो अपने समाज का दर्द जानते थे जी कि हमारा समाज अगर फिर से ये सरकार आ गई 22 में, तो जो हमारा समाज लूट रहा है, पिट रहा है, जो हत्याएं घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं फिर और तेजी से बढ़ेंगी। तो उनका दर्द ये था कि किसी तरीके से इस भाजपा को रोका जाए, लेकिन किसी ने भी उस समय हम लोगों को ये किया कि भाई एक गरीब का बेटा कहीं बढ़ ना जाए, कहीं ये चीजें हो ना जाए। उस समय भी ये चीजें चली। तो भाई का दर्द इसीलिए था कि भाई किसी तरीके से ये चीज रोकी जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो समाज का दर्द था। और रही बात आजाद समाज पार्टी के और भाजपा के साथ जाने या आने की, जो आप बात कर रहे हैं, तो हम नहीं, एक लोग बार बीएसपी भी जा चुकी है। देखिए पुराने कैसे वो क्या किए, उनका अपना एक अलग वो था, विषय है। और हम आजाद समाज पार्टी के सदस्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के हैं, वो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप पूछिए कि आप क्यों गए और कहे गए और क्यों, और आगे क्यों नहीं जाएंगे, हम तो अपना नहीं, बता सकते वो हैं तो स्टैंड। ठीक है, वो गए, वही तो उदाहरण दे रहा नहीं हूँ तो हम कि लोग का वो भी एरिया गए, नहीं है। वो भी गए। आप क्या ऐसा देंगे हम कि लोग आप नहीं जाएंगे? हम लोग आप बाबा जनता साहब कैसे विश्वास कर लेगी? काशीराम साहब के विचार, हम लोग, हमारे कितने पर लोगों ने जनता उनको इसलिए धोखा विश्वास भी दिया? करेगी क्योंकि हम लोग विगत 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जी जेल यातनाएं सह रहे हैं। भाई के नाखून तो खींच लिए गए, उस आदमी की रीढ़ में हड्डी में इतना भी क्रैक है, गैप है कि दर्द होता रहता है, दर्द की दवाएं चलती रहती हैं। जी जी तो अगर जिसको समझौता करना होता है ना, वो कर चुका होता है। अब तो हमारा संगठन दल बल इतना मजबूत हो चुका है कि अब उन लोग की जो है इतनी हिम्मत नहीं होती कि हाँ चलो ठीक है कोई चीज कर सकें, मतलब कोई भी चीज कानूनी तौर पे या उस तरह से वो हमको जबरदस्ती प्रताड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संगठन, हमारा दल बल बढ़ गया है और तेजी से बढ़ रहा है। जी। हाँ। अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो अभी मुझे कल ही पता चला है। इससे पहले जब मैं रहता था, कहीं भी जाता था, तो भीम आर्मी के बारे में जब भी मैं सुनता था, तो जैसे आरएसएस एक पार्टी है तो वहाँ पे जो है शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। आरएसएस के कई सारे स्कूल्स हैं। हम्म। तो मैं सोचता था कि हमारी जो भीम आर्मी है हम्म। उसमें स्कूलों पे क्या किया जा रहा है, लेकिन कल मुझे पता चला कि 1000 से ज्यादा स्कूल्स हैं जी भीम आर्मी से जुड़े हुए। जी। तो आप लोग इसको मैनेज कैसे करते हैं? अब देखिए हम लोग अपने समाज को समझाते हैं, उनसे कोशिश करते हैं भाई आप लोग को मिलके, हम लोग को मिलके ये चीजें चलानी है। और प्रथम स्तर हमारा यही रहता है कि किसी तरीके से हम अपने बच्चों को, जो हमारे बहुजन महापुरुष और जो भी लोग हमारे बड़े सिखा गए, कि उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे अपने तुम समाज को तरक्की दिला सको और अपना भी सम्मान और स्वाभिमान और अधिकार पा सको। तो हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको पढ़ाई के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं। वहाँ पे भाई स्कूल चलाने के लिए हम लोग चंदा लेके 1 रुपया 2 रुपया 5 5 रुपया करके भी वो स्कूल चलाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये केवल यूपी में या फिर ऑल ओवर इंडिया? बहुत सी जगहों पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये तो एक भीम आर्मी की जो आधारशिला रखी गई थी, इसी आधार पर रखी गई थी कि हम लोग अपने समाज को शैक्षिक रूप से मजबूत कर सकें। जब जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो जानकारी नहीं है, वो उसको फिर जानकारी का अभाव रहेगा तो इधर उधर भटकता रहेगा। तो इसलिए पहले ये था कि समाज को शिक्षा में करो, फिर शिक्षा के साथ संघर्ष भी जुड़ गया कि भाई अगर शिक्षा ही खाली काफी नहीं है, अब संघर्ष भी करना पड़ेगा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, जिस हिसाब से सरकारें हैं। जी तो सब चल रहा है और उम्मीद है अगर भाई का नियत, भाई की संघर्ष अगर सही नहीं होती तो इतना समर्थन यूं ही आज नहीं मिल रहा था। आप जहाँ से बात कर रहे हैं ये सिद्धार्थ का नगर है, जी और भाई यहाँ से कम भाई का घर है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का 700-800 किलोमीटर है। जी 700-800 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे है। और यहाँ के आप देखेंगे जिस हिसाब से अभी कल के आप लोगों ने देखा होगा, जी जी हर जगह पे 55,000 भीड़, कहीं 3,000 भीड़, कहीं 4,000 भीड़। लोग अगर उनका इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे फूल फूल माला लेके, तो ये विचार फल फूल रहे हैं। इन्हीं विचारों की देन है कि लोग जुड़ रहे हैं, और इन्हीं संघर्षों की देन है कि लोग समर्थन कर रहे हैं हम लोग का। और आगे और ये समर्थन जारी रहेगा तो हम लोग सरकार में आएंगे। जैसे कल एक जो संचालक महोदय थे जी वो भाषण दे रहे थे कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनसे हम लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या उनका ये कहना सही है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं? क्या ये कहना सही है कि
जो भी चंद्रशेखर जी से मिल रहा है वो सौभाग्यशाली है। अब देखिए, उत्साह में बहुत से लोग भाई से इतना प्यार करते हैं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी से कि कुछ लोग अपने हिसाब से भावना व्यक्त करने का तरीका उनका अलग होता है, कहते कुछ और हैं कि सौभाग्यशाली, ये सब चीजें, वो तो प्यार होता है जी, कि प्यार भाई होता है, हमारा लेकिन एक क्या ये सौभाग्य, हम कहना भी सही है? आपके हिसाब से क्या है? अब हम भी कह सकते हैं कहीं कि चलो हमारा सौभाग्य रहा कि हम जो है किसी से आके मिल लिए, किसी माता पिता से अपने मिल लिए या किसी उससे मिल लिए, तो ये तो कथनी उसमें है, लेकिन उसमें तो एक राजनेता होने के नाते से हम्म। ऐसा अग्रेसन घमंड नहीं दिखाता है क्या? मतलब वो तो ये नहीं भाई ने करेंगे, नहीं कहा मतलब ना। भाई ने नहीं कहा हाँ था, तो लेकिन ठीक है, तो ये अपने अपने सबके विचार है भाई, ये क्या है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आदमी कुछ बोल देता है, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको कुछ और किसी दिशा में ले जाएं, ये तो व्यक्ति का अपना अपना विचार है, कहीं कुछ अपने हिसाब से बोल दिया, थोड़ा बहुत ऐसा कर दिया, भाई कुछ ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अब शब्द कहे हों। नहीं उन्होंने सौभाग्य का है तो भाग्य कर दीजिए, सौ हटा दीजिए। अभी एक नए नवेले नेता हम्म। आकाश आनंद, जी। जो कि बीएसपी के अगले दावेदार भी हो सकते थे, हम्म। उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। हम्म। आपको क्या लगता है किसका दबाव था? उन्होंने किसी एक खास के खिलाफ बयान दिया था, उन देखिए पर भाई, एफआईआर भी हुई थी। अब देखिए क्या है कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, हमेशा उनका भी मैं विचार जो है। वो एक बार कह रहे थे कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, आप इस पर भी क्या कहेंगे? कौन कर रहे थे? आकाश आनंद जी, मैं इनका नाम नहीं सुना हूँ, कौन है चंद्रशेखर आजाद? हाँ तो कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं उनको, हम लोग ये कभी नहीं कह रहे कि नहीं जानते हैं। वो बहन जी के भतीजे हैं, बहन जी ने भी उस समाज में लंबा संघर्ष किया है, लंबा प्रयत्न किया है कि अपने इस शोषित वंचित समाज को उठाया जा सके। लेकिन जैसे कि एक प्रकृति और नेचुरली एक समय काल होता है हर चीज का, तो भाई उन्होंने अपने समय काल में बहुत बढ़िया काम किया, उसकी हम हमेशा प्रशंसा करते हैं। लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन की भी जरूरत होती है। कल अगर हम साइकिल से चलते तो आज प्लेन से चल रहे हैं, कल अगर हम जो है गिलास में चाय पिए तो कप में पी रहे हैं। तो अब हर समय का हिसाब से एक परिवर्तनशील है समय। तो इस समय काल में जिस तरह से लोगों का समर्थन, जिस तरह से चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं, तो और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, तो अब समय हो सकता है इनके कुछ समय काल तक इनके नेतृत्व में ये बहुजन मिशन फले फूले, फिर आगे समय कुछ और जिस तरह आएगा। से राहुल गांधी पे आरोप लगाया जाता है कि वो परिवारवादी नेता है, परिवारवादी जो कांग्रेस पार्टी है, तो क्या ये आरोप जो है इस पर बीएसपी पार्टी पर नहीं लागू होता है कि वो अपने परिवार के सदस्य को ही जो है देखिए, प्रतिनिधित्व हम दे लोग का रही तो है? एक ये मानना है कि जहाँ पे प्रतिभा हो उसको अवसर मिलना चाहिए, तो क्या वो जो प्रतिभा काशीराम साहब ने किया था, पार्टी के ठीक है। बाहर नहीं है? हाँ तो वही हमारे मैं कह रहा आजाद हूँ समाज भाई, पार्टी के इनको काशीराम ही साहब, बनाया जा सकता है। काशीराम, ऐसी खबरें भी आ रही है कि इनको ही बनाया जा सकता है। अब काशीराम साहब ने अपने परिवार रिश्तेदार को छोड़कर किसको चुना था, आप लोग भाई सबको पता है। जी, तो ये तो जो विचारों पे चलने वाला व्यक्ति, जो बहुजन मिशन पे चलने वाला व्यक्ति, जो बाबा साहब के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति, वो तो फैसले ऐसे लेगा, वो प्रतिभा देख के लेगा, ना अपना ना किसी का। वो तो उसको उस व्यक्ति को चुनेगा जो समाज के लिए उस समय हितकारी होगा, जो समाज को आगे बढ़ा रहा होगा, जो समाज के लिए लड़ रहा होगा, जो समाज के लिए लाठियां खा रहा होगा, वो उसको आगे बढ़ाएगा। अब अगर कुछ चीजें उधर से सही होती तो आज हम लोग को ये आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और अगर वो अपना संघर्ष जारी रखते या स्पेस ना छोड़ते तो हम लोगों को वही समाज सहयोग सपोर्ट क्यों करता, वही समाज समर्थन क्यों करता? आज अगर हम नगीना में लोकसभा में जीत रहे हैं बिजनौर जैसी धरती पे, तो कहीं ना कहीं वहां के जो कटराइज लोग थे, जो काशीराम साहब के साथ चलने वाले लोग थे, उन्होंने ही भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नेतृत्व इस समय स्वीकार किया है ना, तो उनके संघर्षों को देखकर किया है, क्योंकि ये मिशन किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मिशन विचारों का है। और इन विचारों को जो व्यक्ति लेके चलेगा कुछ समय काल तक, उसके साथ में सबको जुड़ना होता है। तो ये समय काल अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेके चल रहे हैं, तो इस समय काल में हम लोग सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल को मान लीजिए प्राकृतिक रूप से या कोई भी चीज उनके साथ होती है या कुछ होता है, तो उस समय जो अच्छा बेहतर रहेगा, जो इस मिशन को लेकर चलने वाला व्यक्ति रहेगा, उसके साथ लोग लगेंगे। तो ये क्या तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी इनके पुत्र होंगे या फिर जो भी होंगे, परिवारवादी पार्टी जो आजाद समाज पार्टी नहीं है? अभी आश्वासन या वचन, अभी इसमें अब मैं कहता हूँ ना कि समय काल है। तो ये फिर ये तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया? ये तो तो ये प्रजा, राष्ट्रतंत्र हो हम गया। ये तो कह रहे हैं कि भाई ये राजा का बेटा तो हम तो राजा खुद बन ही कह जाए। रहे हैं कि प्रतिभा के, हम क्या बोले, मेरी पहली लाइन ये थी ना कि प्रतिभा देख के आपको अवसर देना है, ठीक लेकिन है। उन्होंने तो उनकी क्या अब प्रतिभा है? देख के ये भी हो सकता है कि आप हमारे साथ बैठे हैं, ये बैठे हैं, तीन चार लोग बैठे हैं, तो इसमें से जो अच्छा रहेगा मैं उसको, उस व्यक्ति को पद पे बैठाऊंगा। नहीं बैठाऊंगा तो सही से फिर न्याय नहीं कर पाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा। तो ये बिना क्वालिटी, बिना टैलेंट देखे अगर हम बैठा दे, हम लोग आज क्यों विरोध करते हैं कॉलेजियम सिस्टम का?
इसलिए विरोध करते हैं भाई कि और भी लोगों को उस कुर्सी पर बैठना चाहिए। हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई बैकलॉग या कोलेटरल एंट्री है उसको क्यों बंद कीजिए। हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप परीक्षा करा के, इंटरव्यू करा के, रिटर्न करा के आप उसको व्यक्ति को जो भी उसमें से उचित उसको लाइए। हम लोग विरोध क्यों करते हैं, संघर्ष क्यों करते हैं कि जो नौकरियों में जो उल्टा सीधा तरीके से लोगों की भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों को रोक के एक समान अवसर, समान न्याय के तहत उनको अवसर मिले। तो ऐसे ये भी है। तो यहाँ पे अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं और आगे का आश्वासन क्या, ये हमारा ठोस निर्णय भी है कि हम उस व्यक्ति को चुनेंगे जो व्यक्ति उस समय मिशन को आगे ले चलने के लिए काबिल होगा। जी। हाँ, जब अभी एक बहुत बड़ा स्कैम आ रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड का, हम्म, तो इस पे आपका क्या राय है? अभी इसमें सबसे ज्यादा पैसे जो बीजेपी पार्टी को मिले थे, अब उसके बाद देखिए में कांग्रेस को मिले इलेक्टोरल थे। बॉन्ड के बारे में जग जाहिर हो चुका, पूरी दुनिया जान चुकी है कि एक हाथ से आप चंदा लो, दूसरे हाथ से आप धंधा दो। जी। तो ये तो जग जाहिर है। अब इसमें बीजेपी की पोल खुल गई। जिस तरह से छिपाया जा रहा था, जिस तरह से सरकारी तंत्र भी उनको छिपाने में लगा था, उनके कारनामों को, उसके जो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उस चीज़ की जो है उस चीज़ का खुलासा पूरा देश देखा कि ये लोग सिर्फ विकास विकास सिर्फ बातों में है, इनका विकास अपने अकाउंट में है। जी। तो अपने अकाउंट भरने को लगे थे। ठीक है, उस चीज़ का खुलासा हो चुका है। आगे चल के जाकर कुछ चीज़ें ऐसे हमारे हाथ में आए तो उस चीज़ की जांच का विषय भी रहेगा। एक टीचर है, लेकिन वो अभी राजनेता के बनने की कोशिश में है, अवध ओझा जी। तो उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि मैं तो कहता हूँ कि चंद्रशेखर जी को जो है प्रधानमंत्री, पहला दलित प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और वो जो है खुद जाके जो है जात को खत्म कर दें। आपका इस पर क्या कहना है? वो अभी नेता बनने के उस पे है, तो क्या आपकी पार्टी उनको जो है चुनाव में टिकट देगी? देखिए, अवध ओझा जी के अपने व्यक्तिगत विचार थे जी। और जाति विहीन वो खत्म करने के बाद जो कह रहे थे, वो बाबा साहब के कथन है, वो उस चीज़ को लेकर कह रहे थे। भाई बाबा साहब का भी था कि जाति आप खत्म करो, लेकिन ये जिन जातियों पे सोशल अत्याचार आया उनको पहले समान अवसर, समान तो कर दो, आप बराबरी का सबको एक साथ करा दो, तब वो सब चीज़ें खत्म हो। ठीक है, तो बाकी रहा टिकट विकट ये सब चीज़ों का, तो हमारा मिशन जो है 85% का है। हाँ, हम 15% पे जो भी हैं वो भी हैं। ये ऐसा नहीं कि हमको हम खराब कर, उसमें बहुत से कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पहले हम अपने लोगों का पेट भरेंगे, पहले उनको स्वस्थ बनाएंगे, पहले उनको उस प्रतिस्पर्धा में लाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। पहले खबर आ रही थी कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हम्म। लेकिन अभी वहां से जहाँ से ब्रिजभूषण शरण सिंह लड़ रहे हैं, तो उनका तो पत्ता कट गया है, उनके बेटे को दे दिया गया है। लेकिन यहाँ से खबर आ रही थी कि अवध ओझा जी को वहां से टिकट मिलेगा, लेकिन अभी उनको टिकट नहीं मिला है। तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अभी वो बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो हमारा सपना है कि हमारा कोई वहाँ पे इस बहुजन समाज का व्यक्ति वहाँ पे बैठे, जो हमारा भाई अगर उस रेस में आगे जा सकती हैं तो हम लोग उसका हमेशा सहर्ष मतलब उनका सहयोग लेकिन करेंगे, आपकी पार्टी पे उसमें हमेशा हमें ये कोई आरोप गुरेज नहीं। लगता है कि आप वोट काट रहे हैं, बीएसपी का वोट काट रहे हैं। अब राजस्थान मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, आप वहाँ पे आंकड़े उठा के देख लीजिए कि हम कहीं के 10,000, कहीं 5,000, कहीं 7,000 वोटों से हारे हैं कई सीटों पे। अब वहाँ पे जो पहले नंबर पे है और जो दूसरे नंबर से हम अगर उससे 5,000 7,000 वोटों से हारे हैं, और तीसरे नंबर पे जो हमसे व्यक्ति है वो 40,000 वोटों पीछे है। तो वोट किसका कौन काट रहा है, वोट किसका जुड़ रहा है, ये आप पूछिए। जी। आप ये सवाल ही है, आप ये वोट तो कह रहे हैं हमारा बीएसपी आपको वोट काट रही है? बिल्कुल क्यों नहीं काट रहे। अगर वहां पर 5-10,000 अपना प्रत्याशी, कमजोर प्रत्याशी ना खड़ा करते तो आज हमारे 3-4 विधायक होते राजस्थान मध्य प्रदेश में। जी। तो वही चीज है ना कि समझने की बात है। अभी इनसे बहुत से सवाल पूछ लिए, इधर की उधर की, लेकिन अभी हम इनसे जो है सबसे कठिन सवाल पूछेंगे, और इतने कठिन सवाल आपको जो है कोई भी राजनेता से नहीं पूछा होगा। तो आप बताइए, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? आम हम छिल के खाते हैं। आप जेब में बटुआ रखते हैं, पर्स? नहीं, हम एटीएम रखते हैं। हमारे जो भाई हैं और आप जो हैं 18-18 घंटे काम करते हैं, आपको मजा आता है या आप कोई टॉनिक लेते हैं? सजा मिलती है। अभी
आप फिर से पूछेंगे तो आप पानी पीजिए। कि पानी क्यों देंगे? नहीं, जैसे एक उनका इंटरव्यू वायरल हुआ था कि अगर आप पानी पी लेते हैं, तो मोदी जी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था कि वो करण थापा जी उनसे सवाल पूछते हैं दंगों के बारे में कि आप इसका श्रेय लेते हैं कि नहीं, तो वो पानी पीते हैं, कहते पानी थोड़ा सा पीते और फिर कहते हैं कि दोस्ती बनी रहे बस। और उसके बाद आज तक जो है उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी मुझे टाइम नहीं एक ना भी इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। जी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? किस पे? बीजेपी के जो मोदी जी हैं, हाँ। वो एक भी इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर जो वो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो लेटरल एंट्री जब लोगों को कराते हैं तो लोगों को वो चाहते नहीं कि इंटरव्यू या एग्जाम के थ्रू उनका चयन हो। जी। तो इंटरव्यू तो वो आदमी देगा ना जो इंटरव्यू दे सकता है, जो सवालों का जवाब दे सकता है। तो उनके सवाल जवाब वैसे वाले होते हैं कि आप कितना मेहनत कैसे कर लेते हैं, आपके शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि आप इतना दौड़ लेते हैं। तो सो मच किया है, बहुत हाँ, कुछ किया है, तो वो कितना तो लोग बार उनको किया जो है शक्तिमान बनाए रहते हैं, जूनियर जी बनाए रहते हैं। तो इसमें अब क्या बताए, यही चीजें हैं, ये सब देश का विडंबना है कि व्यक्ति विशेष की पूजा जो है लोग करते हैं, लोग सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। एक राजनेता नियम बनाती है कि 60 साल होने के बाद में एक टीचर रिटायर हो जाता है, लेकिन वही 73 साल की उम्र में बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो एक सरकारी प्रावधान है, वो तो अलग चीज है, और सरकार में कर्मचारी या जो उसकी सीमा बनी उसकी अलग चीज है। हाँ, अगर शरीर साथ दे रहा है, दिमाग साथ दे रहा है तो आप सेवा कर सकते हैं। हम तो रिटायरमेंट भाई 60-65 एक प्राकृतिक रूप से होता है, जी। लेकिन अगर कुछ लोग ये है कि अपना और सहयोग दे सकते हैं, आगे समाज को बढ़ा सकते हैं, अगर उस लायक हैं तो करें, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, उसमें 3 जवाब देंगे। 3 महापुरुषों के नाम जो पहले आपके दिमाग में आते हैं। एक तो हमारे आते हैं फुले साहब, जी। जिन्होंने इस बहुजन कारवां को शुरुआत किया, जो कि पिछड़े समाज के थे। दूसरा नाम आता है, अगर 3 में कहेंगे तो हम तो 4 कह सकते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज जी हैं, जिन्होंने एक आरक्षण की व्यवस्था अपने एक राजा की कुर्सी पर बैठ के भी उन्होंने सबको बतलाया कि हाँ, आप राजा की कुर्सी बैठ के भी न्याय दे सकते हैं। तो उन्होंने आरक्षण की जो प्रावधान था, जो आरक्षण की सोच थी कि लोगों को शोषितों वंचितों गरीबों को भी जो है समान अवसर मिले, समान वो चीजें मिले, तो उन्होंने उसकी शुरुआत की, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तीसरे हमारे महानायक बाबा साहब, जो कि उन्होंने इन दोनों लोगों को जो है अपना गुरु माना, आदर्श माना, उनके आधार पर उन्होंने इस बहुजन मूवमेंट को गति दी, और वैचारिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी इस समाज को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन पर्यंत, जब तक वो जिंदा रहे, अपने उन्होंने जीवन में बहुत सी किताबों के माध्यम से हम लोग का मार्गदर्शन किया और करते आ रहे हैं। उनके विचार आज भी जिंदा हैं। और जो हमारे अभी बाबा साहब के बाद काशीराम साहब, जो इस बहुजन मूवमेंट को ये सिखाया कि आपको सत्ता और सरकार कैसे प्राप्त करनी है, वो सबसे इस विश्व के सबसे बड़े संगठन करता रहे, उन्हीं संगठन के आधार पर आज सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी इस पार्टी का जो एक उद्देश्य था कि भाई काशीराम साहब जो कारवां छोड़ के गए हैं, उस कारवां को भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा सके। इस कारवां को हम लोग भी गति दे रहे हैं, जिसमें हमारे चाहे दलित भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे पिछड़े भाई, सब लोग मिलके आपके 3 फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन से हैं? पॉलिटिशियन फेवरेट हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, 3 नाम कीजिए। काशीराम साहब हैं, तीसरा? तीसरा बाबा साहब हैं। तीनों लोग हैं। पॉलिटिशियंस नहीं। बाबा साहब एक बार सामाजिक रूप से भी थे, राजनीतिक रूप से भी थे। हाँ, चुनाव लड़ नहीं तो एक बार जीते भी थे, जी। आए भी थे, कानून मंत्री भी थे, संविधान भी उन्होंने लिखा, उसी जो है जीत कर गए थे। तो ये ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपने लिए नहीं लड़ा, इन्होंने समाज के लिए लड़ा। बाबा साहब भी चाहते थे बहुत से अच्छे अच्छे जगहों पे रह सकते थे, बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए ही रास्ता चुना। जब तक हम सदन में नहीं पहुंचे तब तक हम अपने हक और अधिकार को ना लिख पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना बता पाएंगे। ऐसे काशीराम भी थे। आपने पहले सवाल के 4 महापुरुषों के नाम दिए थे, तो आप चौथा पॉलिटिशियन भी बता दीजिए। किसमें? जो आपके फेवरेट हो, चौथा पॉलिटिशियन। जैसे आपने महापुरुषों के 4 नाम बताए, हाँ, उसी तरह से आप चौथा पॉलिटिशियन का नाम भी बता दीजिए। चौथा पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव जी हो गए, 5वें लालू
जी हो गए, जो आपके फेवरेट स्टालिन जी हो गए, मतलब फेवरेट क्या, ये लोग ऐसे थे ना कि जिन्होंने, हम उनसे सीख सकते हैं कि इन्होंने समाज के हित के लिए कैसे काम किया। बहन जी भी हो सकती है हमारी, वो भी अच्छा काम की हैं। जी बहन जी ने भाई अपने आप में समय काल में लोगों ने दिया, लेकिन एक होता है ना कि फेवरेट जो एकदम प्योर होल सोल, जो उस मिशन और उस मोमेंट के प्रति पूरा ईमानदार रहा, पूरा समर्पित रहा, पूरा जीवन काल तक उनका एक एक पग, उनका एक एक लिखन, उनका एक एक काम उस मिशन और उस मोमेंट के प्रति रहा हो, तो हमारे तो रियल जो भी थे भाई, उन्हीं के लिए हमारा सम्मान रहेगा। और ऐसा नहीं कि हमारा सम्मान और सबके लिए, लेकिन हाँ, ये जिन्होंने अपने अपने समाज के लिए भी अलग अलग तरीके से कार्य किया, जिनको मान सम्मान के लिए उठाया, तो उनका भी हम सत्कार करते हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है। हम लोग नई पीढ़ी के लोग थे, लेकिन इन लोगों से बहुत कुछ सीखा, जिस राजनीति में बढ़ रहे हैं। और चंद्रशेखर भाई जैसे मुझ जैसे डॉक्टर्स को भी अपनी सरपरस्ती में हाथ रख के मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो अब जैसे सौभाग्यशाली हूँ, जो आप कहना चाह रहे हैं भाई। जैसे कि इतनी व्यस्तता है, जी, लेकिन आप लोग कोई मूवीज तो देखते होंगे, तो आपके 3 फेवरेट मूवीज कौन-कौन सी हैं? अब मूवीज में जो है बदलता रहता है, फिर भी जो आपके और ऑल टाइम फेवरेट हो। इतना समय नहीं मिलता है कि उस मूवीज में कोई फेवरेट गाने कुछ होकर। हाँ, जैसे आर्टिकल 15 थी, जी, कुछ ऐसे मूवीज जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनका एक सामाजिक रूप से कुछ संदेश होता है, तो मूवीज काम का होता है। बाकी ऐसे इंटरटेन इधर उधर बहुत सी मूवीज होती है, सुनते रहते हैं, कहीं अखबार में पढ़ते हैं, कहीं उसमें पढ़ते हैं, तो धारा इतना। 370 पे भी एक मूवी निकली थी, जी, जो हटा है। क्या हाँ। वो सच में हट गया? धारा 370। धारा 370 पे मूवी हमने देखी नहीं है जी। अभी, देखी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे ये रैपिड फायर है, आपको जल्दी-जल्दी जवाब देना है। भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी? बीमारी में, या आजाद समाज पार्टी? अब आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि माँ या बेटा, फिर भी अगर आपको एक तो मैं चुनना क्या है, बोलूं। आप बताइए। अब माँ या बेटा कह तो रहा हूँ कि माँ के बिना बेटे का वजूद नहीं, बेटे के बिना जो है माँ का कुछ निष्कर्ष नहीं। सतीश कुमार जी या विनय रतन सिंह जी? अभी वही है, भाई भाई में आपको लड़ाई कराएंगे, तो उसमें क्या बोलूं। इसमें से जो है, जो भी इसमें आता हो, बी वाला यहाँ से उठा लीजिए, सा वाला वहां से उठा लीजिए, वही एक नाम जोड़ लीजिए, तीसरा निकाल लीजिए। मोदी जी या राहुल गांधी? अब अगर इस समय परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए, अंक सूचकांक के हिसाब से, तो अगर 10 में से एक कोई 10 है, एक 10 में से 2 है, तो हम भाई 10 वाले चुनेंगे, 8 वाले चुनेंगे। तो हाँ, राहुल गांधी जी उनके कंपैरिजन में अच्छा काम कर सकते हैं, जिस हिसाब नीतीश से कुमार लोगों या को। तेजस्वी? अब वर्तमान परिस्थिति में तेजस्वी जी, क्योंकि वो जैसे एनडीए गठबंधन के विपरीत काम कर रहे हैं, जी। तो हम उनका साथ देंगे। बाबा साहब या गौतम बुद्ध? उनका तो देखिए कंपेरिजन ही नहीं हो सकता है, ये जी। दोनों लोगों में से कंपेरिजन ही नहीं हो सकता है। बुद्ध जी अलग उसमें विषय उनका था पूरा, जिस हिसाब से लोगों में एक अलग एकता दी, संदेश दिया। दोनों का स्थान अलग अलग है, दोनों को एक साथ जोड़ना भी ये हमारी तरफ से, हमारी समझ से ठीक नहीं जी। है। इनका आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए इस विषय पे। दोनों का सम्मान अलग अलग तरीके से, जी। दोनों ने अपने जीवन काल को अलग तरीके से समाज को उठाने का काम किया। जी। हाँ, तो कंपेरिजन नहीं हो सकता, महापुरुषों में तो एक अलग है वो चीज़। तो अब हमारा एक टंग ट्विस्टर करके एक हमारे वीडियोस में सेगमेंट होता है, तो उसमें जो है आपको बोलना रहेगा 3 टाइम। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ है पका पपीता। अभी बज गए। पके पेड़ एक पर बार देख लीजिए आप। पका नहीं, ये अभी टाइम हो रहा है, फोन बस आ ये रहा है। लास्ट लास्ट। पके पेड़ पका पेड़, पका पेड़ या पके पका पेड़ या पका पपीता? पका पपीता। जी। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। हम्म। 3 बार बोल दीजिए। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। बस। कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। 3 बार। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। हम उधर से चालू करें। जी। लास्ट सेगमेंट। हम्म, आपको जो है, जो अभी जो हमारे बीच में वार्तालाप हुई थी, जी। उसमें क्लोजिंग सेगमेंट है, तो आप को क्या अच्छा लगा और क्या आप हमको सीख देना चाहेंगे? जैसे कि सवाल कैसे थे, या फिर देखिए, आप लोग हमारे पत्रकार बंधु हैं, और आप लोग पत्रकारिता में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम खुद चाहेंगे हमारा जो एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो भी मजबूत हो। आप जैसे ऊर्जावान, निष्ठावान लोग आए इस क्षेत्र में, आगे बढ़ें, और धीरे धीरे अनुभव से ही आदमी और आगे बढ़ता है, प्रैक्टिकली रूप से भी आगे बढ़ता है। तो आप लोग सीखते रहिए, पूरी उम्र सीखने के लिए है, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए है
कि आपका ये आप कोई हमको सीख देना चाहें, जैसे मेरी कोई ऐसी तो है नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, कोई गलती तो ज़रूर किए होंगे, आप गलती बता दीजिए, गलती ताकि समय हम के उसको साथ अगली वीडियो में सही कर सकें, नहीं, किसी अगले मेहमान के साथ, जो आपको लगा हो अभी तक कि इतने वार्तालाप में या अब फिर गलती मैंने एक चीज़ बताई, आपने कहा बाबा साहब या बुद्ध जी, तो उसमें जी, से वो एक गलती आपकी हो गई। जी, जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सवाल जो है कुछ सवालों के जो है वो जवाब देना भी गलत होता है ना, जी, तो उन सवालों को भी आप पकड़ सकते हैं आराम से और सीख तार्किक रूप से वो सवाल रहें, उन सवालों का महत्व रहे, जो सामने वाला भी दे रहा है उसका भी महत्व उस बातों में रहे, आप जो पूछ रहे हैं उसका भी सवालों का महत्व रहे। तो ऐसे अभी आप तक के सवाल सवाल मेरे कैसे लगे? ठीक है, बढ़िया है, धीरे-धीरे और भी चीज़ें आप सीखेंगे, अभी समय है, वक़्त है, कोई दिक्कत इतना जल्दबाज़ी में रहिए कि एक ही बार में हमको सेंचुरी मारनी है, पहले 10 रन बनाइए, 5 रन बनाइए, सब होता रहेगा समय के जो साथ। अभी दर्शक लोग देख रहे हैं, जी, इस वीडियो को देखेंगे, आप लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। टीवी नाम क्या है? मिशन। शुभम सिंह फैक्ट्स, हुँ? शुभम सिंह फैक्ट्स, कैमरे में जय भीम साथियों, नमस्कार, आदाब। ये हमारे शुभम भाई हैं जो कि सिंह फैक्ट्स, शुभम सिंह फैक्ट्स के नाम से अपना ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये हमारे एक बहुजन साथी हैं, इस बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस पत्रकारिता के ज़रिए लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है और आग्रह है, गुज़ारिश है कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको आने वाले समय के लिए साथ दें। वीडियो को शेयर भी, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें, आगे बढ़ाएँ ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। आप जय भीम, देखेंगे वीडियो? नमस्कार। आप मुझे भेज दीजिएगा ना?